तो अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव खतरनाक हद तक बढ़ गया है, आज हम उसी के पीछे की मिलिट्री प्लेबुक को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब एक सुपर पावर की हाई टेक मिलिट्री का सामना किसी ऐसे दुश्मन से हो जिसके पास लड़ने के लिए एक बहुत ही मुश्किल इलाका हो। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब लड़ाई हवा से ज़मीन की तरफ बढ़ती दिख रही है। बिल्कुल, ये जो टकराव है ना, ये अब एक नए और शायद ज़्यादा खतरनाक दौर में जा रहा है। शुरुआती हवाई हमलों और मिसाइल अटैक से अब बात आगे बढ़ रही है। तो देखिए, स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अभी तक जो लड़ाई थी वो आसमान से लड़ी जा रही थी। फाइटर जेट्स, ड्रोन अटैक, मिसाइल लॉन्च, मतलब एक तरह से रिमोट वॉर। पर अब बात आ रही है फेज 2 की, यानी ग्राउंड वॉर की। पेंटागन अब ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिसमें स्पेशल फोर्स ऑपरेशंस और सीधे सीधे जमीनी टकराव की बात हो रही है। तो सवाल यह है कि अमेरिका अपने इस हाईटेक हमले के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है, कौन से हथियार मैदान में उतार रहा है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। और इस हमले की कमान संभाल रहा है यूएसएस त्रिपोली। जरा सोचिए, ये कोई आम जहाज नहीं है, ये $3.2 बिलियन का एक तैरता हुआ मिलिट्री बेस है। अमेरिकी मरीन कमांडोज, F-35 जेट्स और भारी भरकम साजो सामान से लैस इसे समंदर से जमीन पर सीधा हमला करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मतलब ये अपने आप में एक पूरी हमलावर फौज है। तो अमेरिका का प्लान क्या है? इसके 3 मुख्य टारगेट हैं। पहला, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर कब्जा करो ताकि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक जाए। दूसरा, खार्ग आइलैंड पर कंट्रोल करो। क्यों? क्योंकि ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट यहीं से होता है। इसे कंट्रोल कर लिया तो ईरान की इकॉनमी ठप। और तीसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने कब्जे में लेना, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रूट है। मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान को हर तरफ से घेरना चाहता है, न्यूक्लियर, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। अमेरिका के पास तो हाईटेक हथियार हैं, पर ईरान इसका जवाब कैसे देगा? और जवाब टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि अपनी जमीन से देने की तैयारी है। ईरान का जो भौगोलिक किला है वही उसका सबसे बड़ा हथियार है। और ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, ईरान का 55% इलाका यानी आधे से भी ज्यादा पूरा पहाड़ी है और 25% रेगिस्तान। ये किसी भी हमलावर सेना के लिए एक बुरे सपने जैसा है। ये एक नेचुरल किला है जहां टैंक और गाड़ियां चलाना बेहद मुश्किल, लगभग नामुमकिन है। अब ये जो नंबर है ना, 8 से 1 का, ये बहुत कुछ कहता है। मिलिट्री की किताबों में लिखा है कि पहाड़ी इलाके में अगर एक सैनिक बचाव कर रहा है तो उस एक सैनिक को हराने के लिए हमला करने वाली फौज को 8 सैनिक लगाने पड़ेंगे, 8 गुना ज्यादा। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि कोई भी हमला कितना ज्यादा खूनी और मुश्किल हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा, इतिहास गवाह है। वियतनाम के घने जंगल याद कीजिए, 1965 से 73 तक अमेरिकी सेना वहां फंसी रही। फिर अफगानिस्तान, 2001 से 2021 तक दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में उलझी रही। यहाँ तक कि इराक में भी, जहाँ जमीन सपाट थी, जीत के बाद कब्जा बनाए रखना कितना लंबा और महंगा पड़ा। तो इतिहास साफ साफ चेतावनी देता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से जंग नहीं जीती जाती। अच्छा, तो ये तो हुई जंग के मैदान की बात, लेकिन इसका असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। चलिए अब जरा बड़ा दायरा देखते हैं और समझते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट के इस चोक पॉइंट पर क्या हो रहा है और इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये दुनिया की लाइफलाइन है। यहाँ से रोज लगभग 100 तेल के टैंकर्स गुजरते हैं और इन सब पर ईरान की नजर है, ईरान का कंट्रोल है। तो भले ये रास्ता अभी खुला है, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बहुत बड़ा तनाव बना हुआ है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस तनाव को कम करने के लिए सरकारें बयान जारी कर रही हैं। जैसे भारत सरकार का ये आश्वासन देखिए, वो कह रहे हैं कि कच्चे तेल का पूरा स्टॉक है, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और एलपीजी का भी कोई संकट नहीं है। मतलब सब कंट्रोल में है। लेकिन क्या जमीन पे भी ऐसा ही है? सरकारी बयानों के ठीक उलट सड़कों पर घबराहट का माहौल है। अमरावती जैसे शहरों में रसोई गैस सिलेंडरों के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। हैदराबाद में तो कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार भी किया गया है। मतलब साफ है, लोगों को सरकारी बातों पर शायद उतना यकीन नहीं है। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं है। दुनिया के बाकी देश भी इस नई जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। और ये टेबल बड़ा दिलचस्प है। यहाँ हर कोई अपने लिए मौका ढूंढ रहा है। पाकिस्तान शांति वार्ता की पेशकश करके एक बड़ा रीजनल प्लेयर बनना चाहता है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया इसी मौके पर अपनी सॉलिड फ्यूल ICBM इंजन का टेस्ट करके अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहा है।
और यूक्रेन वो खाड़ी के देशों को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बेचकर इस मौके को भुना रहा है। पर जैसा मैंने पहले कहा, ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही। एक और लड़ाई चल रही है और वो है नैरेटिव की लड़ाई, यानी सूचना का युद्ध। कौन किसकी कहानी पर यकीन करेगा? ईरान इसमें पीछे नहीं है। उनके तेहरान टाइम्स अखबार ने अमेरिकी कमांडो की तस्वीर छापकर हेडलाइन दी, नर्क में आपका स्वागत है। ये एक सीधा और बहुत ही पावरफुल मैसेज है। और ये सिर्फ अखबारों की बात नहीं है। ईरान अब डिजिटल वॉरफेयर में भी उतर आया है। वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोपोगेंडा वीडियो बना रहा है जिसमें अमेरिकी सैनिकों को ताबूतों में घर लौटते हुए दिखाया जा रहा है। इसका मकसद साफ है, अमेरिकी लोगों का मनोबल तोड़ना। और ईरान की इन बातों को ताकत मिलती है ज़मीनी हकीकत से। उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका का एक बोइंग E-3 सेंट्री सर्विलांस प्लेन मार गिराया। ये कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं था। $6.5 बिलियन का ये विमान अमेरिका की आसमान में आंख माना जाता था। इसे गिराना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी ईरान के लिए और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब एक तरफ दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो और दूसरी तरफ लड़ने के लिए एक मुश्किल दुर्गम इलाका, तो ताकत का असली पैमाना क्या होता है? क्या वो हाईटेक हथियार हैं या अपने घर की ज़मीन का वो चप्पा चप्पा जिसे एक सैनिक जानता है? ये सवाल इस पूरे टकराव के दिल में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस न हो।